आयनाइजेशन एनर्जी। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है वो होगा आयनाइजेशन एनर्जी। और सच्ची में बता देता हूँ, ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है इसे पढ़ने के लिए तुमको भी चाहिए कुछ एनर्जी। तो उसके लिए ना तुम लोग खा पी के एकदम आराम से बैठो। और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, अच्छे से समझ पाओगे। बहुत बहुत ही एकदम सिंपल सा टॉपिक है। अगर तुम अच्छे से समझोगे तो सब कुछ तुम्हारे लिए एकदम क्लियर कट हो जाएगा। तो ठीक है, और कल जो हम लोग पढ़े थे वो एक बार याद कर लो, क्योंकि वहां से रिकैप्चराइज करके ये आ रहा है। मैंने एक चीज तुम लोगों को बताए थे कि एटॉमिक रेडियस से सब रिलेटेड है। इसका मतलब जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी इससे रिलेटेड है। सही में यार रिलेटेड है, और कहाँ पे रिलेटेड है वो मैं पढ़ाते वक्त बताऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू कर दे। ठीक है, तुम लोग बैठ गए हो एनर्जी लेके, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। यही है तुम्हारे सामने आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बिफोर स्टार्ट मेक श्योर कि तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। तो अब चलो, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी पहले तुमको ये चीज़ समझना पड़ेगा, फिर तुम पीरियोडिक टेबल में उस फार्मूला को यूज़ करके बता सकते हो कि भाई किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, किसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। चलो पहले जानते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या। इस वीडियो में तुमको बस यही नहीं कि व्हाट इज़ द आयोनाइजेशन एनर्जी यही बोल के मैं नहीं छोड़ दूंगा। इस वीडियो में तुम लोगों को मिलेगा 4 तरह का चीज़ें। व्हाट इज़ इट, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इट, आयोनाइजेशन एनर्जी में कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है। इससे सवाल आता है जेईई मेंस पे, ठीक है। वेरिएशन अलोंग पीरियड एंड ग्रुप, ये 4 चीज़ें इस वीडियो में तुमको एकदम पक्का तरीके से मिलेगा और इसका जो कंसेप्ट एकदम क्लियर कट हो जाएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, व्हाट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। पहला बात है, यहाँ पे मैं जो भी लिखा हूँ एकदम क्लियर कट डेफिनेशन है, और ये लिखोगे तो तुमको कोई मार्क्स नहीं कट सकता है। व्हाट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी, तो तुम बताओगे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटॉम टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब वो जो एटम है ना, एटम से बाहर चले जाएगा। अब बाहर कहीं भी जा सकता है, उसको हम लोग इन्फिनिटी से डिनोट करेंगे, ठीक है। और देखो, ये जो पूरा डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस, ये 3 बातें इंपॉर्टेंट रखो, पूरा एकदम नोट करके रखो। आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस, अगर तुमने पूरा डेफिनेशन लिख लिया लेकिन ये 3 बातें नहीं लिखा, आइसोलेटेड नहीं लिखा, न्यूट्रल भी नहीं लिखा, गैसियस भी नहीं लिखा, मान लो कि तुम 2 बातें लिखे, एक बात छोड़ दिया, तो तुम्हारा डेफिनेशन गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने बता रहा हूँ ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस, ठीक है। अब मैं समझा देता हूँ क्या है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटॉम टू इन्फिनिटी। सपोज एटॉम, तुम किसी भी एटम को मानो, तो उस एटम का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, कि कोई भी हो सकता है, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन मान लो 1 है, 2 है, 3 है, हो सकता है 1 है, एज्यूम करो 1 सोडियम के लिए। तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जितना भी है, उस वैलेंस शेल से जो जितना इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के बाहर, तो वो सारे जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसको बाहर लेके आने के लिए, बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, वो जो वैलेंस शेल में जितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं उनको निकालने में, उसको लेने में जितना एनर्जी लगता है, मान लो एक सोडियम है, सोडियम के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकालने के लिए जो एनर्जी ज़रूरत पड़ेगा उसी को बोलता है आयोनाइजेशन एनर्जी, उसी को बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटॉम टू इन्फिनिटी। इसका यूनिट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई एटॉम और किलोजूल पर मोल। ये 2 एकदम स्टैंडर्ड यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटॉम और किलोजूल पर मोल। तुम इस दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ, मैंने देखो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी मैंने थोड़ा सा तुमको डिस्क्राइब करके समझाए। मतलब तुमने जो डेफिनेशन में देखा उसमें से अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो ये वाला पोर्शन देखो। एम को हम लोग किसी भी एक एटम मान लिए, और उस एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब मेरा सवाल वही है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटॉम टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे एक एम है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन है, वहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं,
निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयन हो जाएगा, तो M+ हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी का ज़रूरत पड़ा उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। इसीलिए मैंने एरो मार्क करके आयनाइजेशन एनर्जी को यहाँ पे समझाया। जिस बच्चा को नहीं समझ में आया इस डेफिनेशन से, तो उन बच्चों क्या करोगे ना, ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई M एक एटम है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और वही इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है उसी को बोलता है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आ जाओ सेकंड पॉइंट, क्या क्या फैक्टर अफेक्टिंग करता है, मतलब फैक्टर्स दैट आर अफेक्ट द आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सा भाई ये फैक्टर है जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करेगा? मेनली 2 फैक्टर्स, दैट्स अ न्यूक्लियर चार्ज एंड सेकेंड पॉइंट इज एटॉमिक रेडियस। तो देखो न्यूक्लियर चार्ज क्यों आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर इफेक्ट करेगा? सिंपल सी बात है, अगर न्यूक्लियर चार्ज, पहले समझो, न्यूक्लियर चार्ज होता है न्यूक्लियस में जितना चार्ज प्रेजेंट होता है। भाई न्यूक्लियस में दोनों चीज़ प्रेजेंट होता है, ये हम लोग पता है, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन। और बस न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल रहता है, तो प्रोटॉन में अकेला चार्ज रहता है। सो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? प्रोटॉन का चार्ज। जिस भी एटम में ज़्यादा प्रोटॉन होगा, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली खींचेगा कि नहीं, बताओ? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली खींचेगा। जिसमें ज़्यादा प्रोटॉन होगा वो ज़्यादा स्ट्रांगली खींचेगा। इसका मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो समझ गया ना, यही होता है न्यूक्लियर चार्ज। मान लो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगा, ये है फंडा। देखो अगर किसी भी एटम में प्रोटॉन ज़्यादा है, इसका मतलब उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा ना, सारे जो प्रोटॉन है एकदम तगड़ा तरीके से बाहर का जितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं खींचेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन को ज़ोर से खींच रहा है, इसका मतलब क्या है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को छुड़वाना बहुत मुश्किल है। फिर भी अगर छुड़वा लिए तो हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ा। तो इसीलिए मैंने बता रहा हूँ कि न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा। सेम थिंग नंबर 2 पॉइंट, एटॉमिक रेडी। देखो भाई न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया, अब वो बाहर का एटम को खींच रहा है, तो इसका मतलब क्या, एटॉमिक रेडी उसका कम रहा है, एटॉमिक रेडियस उसका कम हो रहा है, धीरे धीरे करके कम हो रहा है ना एटॉमिक रेडियस। अगर मैंने इसका पहले वीडियो में तुम लोगों को बताए थे कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ज़ोर से खींचेगा तो एटॉमिक रेडियस उसका कम होगा, और जिसका एटॉमिक रेडियस कम होगा तो उनमें आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। तो मैंने एक चीज़ तुम लोगों को बता दिए थे कि ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है, सारे जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, मेटालिक, नॉन मेटालिक, सारे जो प्रॉपर्टीज़ है एक से और एक डिराइव करके, मतलब एटॉमिक रेडी से बहुत मतलब रिलेशन है इसका। तो यहाँ पे वही काम पे लगा है कि भाई एटॉमिक रेडियस जिसका कम हो रहा है उसका मतलब उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली खींच रहा है। अगर स्ट्रांगली खींच रहा है तो वहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, उस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, उसको बाहर लाने के लिए हम लोगों को ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना, तब जाके वो बाहर आएगा। इसका मतलब एटॉमिक रेडियस अगर कम होगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा या फिर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, और जिसमें एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है, जिस भी एटम में एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है उसका आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा। यही बात है। अब चले आओ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। देखो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में मैंने एक बात तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। देखो मान लो तुम्हारे पास 10 चॉकलेट है, तुम्हारा फ्रेंड, तुम बाज़ार से आए हो, स्कूल में लेके गए हो 10 चॉकलेट, और वहाँ पे तुम्हारा फ्रेंड जो है उन्होंने बोला कि भाई मेरे को 2 चॉकलेट दो, तो तुमने 2 चॉकलेट दे दिया। फिर तुम क्लास के बेंच पे गए हो, तुम अपना बेंच पे गए हो, तो तुम्हारा जो बेंच का जो सारे फ्रेंड है उन्होंने बोलेगा भाई 3 चॉकलेट हम लोगों को भी दे दो भाई। तो तुमने क्या किया, उन लोगों को भी दे दिया, बहुत मुश्किल से दिया ना, ऐसे तो नहीं दे सकते, सब चले जा रहा है धीरे धीरे करके। तुम 10 चॉकलेट खरीदा, उसमें से 2 चॉकलेट पहले चल गया, फिर बाद में बेंच में आते 3 चॉकलेट और चलेगा, मतलब तुम्हारा देने में अब थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फील हो रहा है क्योंकि तुम्हारा कम होते जा रहा है। अब तुमसे कोई अगर पूछेगा, फिर अगर मैम आके तुमको बोलेगा कि भाई मेरे को 1 चॉकलेट तुम भी दे दो,
तब तुम क्या करोगे ना, उस चॉकलेट को बहुत अच्छा से पकड़ोगे, क्योंकि इतने सारे चॉकलेट तुम्हारा गायब हो चुका है और तुम नहीं दे सकते हो। मतलब मैम अगर तुमसे चॉकलेट लिया तो उनको ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सेम थ्योरी यहाँ पे भी होगा। तुम लोग बस एक चीज़ याद रखो, एम को एक एटम मानो, एम से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो एम प्लस हो गया। इसमें जितना आयनाइजेशन एनर्जी लगा उसको हम लोग डिनोट किए आयनाइजेशन एनर्जी 1। अब वही एम प्लस जिससे एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, उससे बाद में फिर हम लोग और इलेक्ट्रॉन निकाले तो क्या हो गया, M2 प्लस हो गया, क्योंकि प्रोटॉन का परिमाण ज़्यादा हो गया। तो उसको हम लोग डिनोट किए, वहाँ पे जितना आयनाइजेशन एनर्जी लगा उसको हम लोग डिनोट किया IE2, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी 2। फिर M2 प्लस से M3 प्लस हुआ तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और जा चुका है, तो हम लोग क्या किए, इसको डिनोट किए आयनाइजेशन एनर्जी 3। अब बताओ तुम लोग यहाँ इससे बताओ कि किसमें आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा लगा है। ऑब्वियसली M2 से M3 में आने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, क्योंकि धीरे धीरे प्रोटॉन बढ़ रहा है। और इससे पहले ही मैंने तुम लोगों को बताया कि ये न्यूक्लियर चार्ज है, प्रोटॉन बढ़ेगा कब, जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो प्रोटॉन बढ़ जाएगा, प्रोटॉन बढ़ेगा मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली खींचेगा। इसका मतलब क्या, वहाँ से आयनाइजेशन एनर्जी को निकालना, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो यही सिंपल सा फंडा यहाँ पे भी यूज़ हुआ, जिसके वजह से क्या हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी 3, जो 3 नंबर आयनाइजेशन एनर्जी है, ये सबसे ज़्यादा होगा देन आयनाइजेशन 2 से, और आयनाइजेशन 2 आयनाइजेशन एनर्जी 1 से ज़्यादा होगा। इसी को बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो प्रोटॉन का चार्ज बढ़ रहा है, सिंपल इसी से रिलेटेड है। इसीलिए मैंने पहले क्या किया ना, फैक्टर अफेक्टिंग बता दिए। अगर तुमको ये फैक्टर्स नहीं बताते कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तब स्ट्रांगली खींचेगा तब आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होना पड़ेगा, तो ये अगर मैंने नहीं बताते ना तो तुमको ये समझ में नहीं आता, इसलिए ये बाद में बताएं। अब जो आ जाओ वेरिएशन पे, यही मेन है। पीरियोडिक टेबल में आप काम पे लगाना पड़ेगा। तो अब आ जाओ वेरिएशन पे। तो देखो वेरिएशन दोनों तरीके का है, अलोंग पीरियड एंड अलोंग ग्रुप। हम लोग पहले पढ़ेंगे अलोंग पीरियड, उसके बाद पढ़ेंगे अलोंग ग्रुप। तो चलो अलोंग पीरियड पढ़ते हैं। अलोंग पीरियड क्या बोला गया, अगर किसी भी एलिमेंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है मतलब उसका आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है। Along period left to right it increases, ionization energy increases because atomic radii increases and therefore ionization potential increases due to high attraction of electron। देखो अगर along left to right जा रहा है, अगला दिन हम लोग पढ़े थे अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो एटॉमिक रेडियस कमेगा। अगला दिन हम लोग ये पढ़े थे ना, अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है पीरियड में मानो, पहले पीरियड में आओ, लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो एटॉमिक रेडियस उसका कम हो रहा है। जैसे ही भाई एटॉमिक रेडियस कम होगा उसका मतलब क्या है, उसका जो इलेक्ट्रॉन का खींचने का स्ट्रांगली खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को कैसे खींचेगा, जैसे ही कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली खींच रहा है। इसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत डिफ़िकल्टी हो रहा है, मतलब क्या, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो सिंपल सी वही फंडा जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि एटॉमिक रेडियस इससे रिलेटेड है और ये एक फैक्टर्स भी है। तो इसीलिए क्या हो रहा है ना, जैसे ही एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है। इसीलिए मैंने कल बोले थे कि एक से और एक रिलेटेड है, तो पहले तुमको वो समझना पड़ेगा, वो वाला टॉपिक अच्छे से समझो, एटॉमिक रेडियस, तब भी तुमको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अलोंग पीरियड लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो रहा है, सिंपल सी बात। अब आ जाओ अलोंग ग्रुप। देखो पीरियड में मान लिए कि लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो रहा है। अलोंग ग्रुप क्या हो रहा है, डाउनवर्ड एलिमेंट्स हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल ड्यू टू हाई एटॉमिक रेडी। देखो अगर ग्रुप में ये बताया गया कि भाई देखो ग्रुप में ये बताया गया कि ऊपर से नीचे तक एलिमेंट आ रहा है, तो ऊपर से नीचे तक एलिमेंट जैसे ही जा रहा है उसका क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस ज़्यादा हो रहा है। ये हम लोग अगला वाला टॉपिक में पढ़े थे। जैसे ही एटॉमिक रेडियस ज़्यादा हो रहा है उसका मतलब क्या, वहाँ पे स्ट्रांगली नहीं खींच रहा है न्यूक्लियस क्या कर रहा है ना, बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है उसको ज़ोर से नहीं खींच रहा है, स्ट्रांगली नहीं खींच रहा है। इसका मतलब क्या, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है, और जब ही आसान हो जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा। सिंपल सा फंडा यहाँ पे भी लगा। इसीलिए बोला गया कि एटॉमिक रेडियस अगर कम हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी विल बी लोअर। ओके,
तो एटॉमिक रेडियस कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कमेगा। एटॉमिक रेडियस अगर कमेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। मतलब एक तरीके से तुम इसको बोल सकते हो कि एटॉमिक रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, ये तुम बता सकते हो, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो ये कम रहा है, ये कम रहा है तो वो बढ़ रहा है। तो ये था सिंपल सी बात, अलोंग ग्रुप अलोंग पीरियड वेरिएशन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। और सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन भाई तुम लोग जब ओलंपियाड लेवल का एग्ज़ाम दोगे तब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर में यही ऑप्शन रहता है, आयनाइजेशन एनर्जी 3 इज़ ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 2 दैट इज़ ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 1, यही ऑप्शन आता है। तो मैंने क्या किया, उसी को उठा लिया। तो ठीक है, तो ये फैक्टर्स था, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी था, ये था आज का टॉपिक। एनर्जी कितना ख़त्म हुआ तुम लोगों का नहीं पता, लेकिन मेरा एनर्जी ख़त्म हो चुका है लगभग, इसलिए मैं अभी बंद करता हूँ।